जोरदार तालियां मंच पर सर। आज यहाँ उपस्थित पूरे राज्य के पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, स्वनामधन्य, मैं कहता हूँ कि युवाओं के हृदय सम्राट, हमारे बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, श्री सौरभ थपलियाल जी, माननीय मेयर देहरादून, उत्तराखंड की यंगेस्ट जिला पंचायत अध्यक्ष सुश्री ईशिता सजवान जी, यहाँ उपस्थित हॉफ श्री कपिल लाल जी, सुश्री नीना अग्रवाल जी, और जिनकी मेहनत से एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को उतारना, जो उसको एग्जीक्यूट करता है, उसका सबसे बड़ा रोल होता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तराखंड के मेंबर सेक्रेटरी श्री पराग धकाते जी, यहाँ उपस्थित बलजीत सोनी जी, काजमी साहब, हरेंद्र गर्ग जी उपस्थित, सबका नाम लेना संभव नहीं है, आरजू खुराना जी, यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ विभिन्न संगठनों, उद्योग जगत के प्रतिनिधिगण, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, स्टार्टअप, इंडस्ट्रीज, पर्यावरणवेद, मीडिया के प्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों और यहाँ उपस्थित प्यारे बच्चों, सबको सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा के इस पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ। कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया दिखाए। दूसरा, मैं तो बचपन में वही पढ़ता था, सतगुरु पीछे लागा जाई था लोक वेदी के साथ, आगे थे सतगुरु मिलिया दीपक दिया है। गुरु की महत्ता क्या है, बिना गुरु के ज्ञान के हम लोग यहाँ पे उपस्थित नहीं हो सकते थे। ये गुरु ही हैं जो यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं जो इस मुकाम पे पहुँचे हैं, वो किसी न किसी प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से गुरु के ज्ञान के कारण ही हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज का जो ये वर्कशॉप है, सिंगल यूज प्लास्टिक को हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे मिनिमाइज करें, और वो भी ग्लोबल टाइगर डे पे। टाइगर का हमारी पूरी पारिस्थितिकी में एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में जितना कम कहा जाए कम होगा, और खास करके वो भी भारत में और वो भी उत्तराखंड में, जिसकी अगर पॉपुलेशन डेंसिटी देखें, अगर पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड मतलब जनसंख्या में भले कम हो सकता है, लेकिन अगर डेंसिटी के बाद भी, उसके बाद भी अगर देखा जाए तो हम अगर टाइगर की पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से हम सबसे पहले हैं, नंबर के हिसाब से हम तीसरे स्थान पर। ये हमारे लिए ये बताता है कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में हम लोगों ने किस तरह से बैलेंस स्थापित किया है। लेकिन जिस तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक का बढ़ता हुआ वॉल्यूम हमारे लिए एक चुनौती बन रहा है। हम चाहे किसी भी शहर में जाते हैं, इवन गांव में भी जाते हैं, तो देख रहे हैं कि प्लास्टिक जैसे तैसे बिखरा रहता है। यहाँ एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अमेरिका लगभग पर कैपिटा अगर यूसेज की अगर बात करूँ तो लगभग हमसे 8-10 गुना ज़्यादा प्लास्टिक का यूज करता है, लेकिन वहाँ हम कहीं नहीं देखते हैं कि रोड पे प्लास्टिक बिखरा हुआ है या ये है। ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक अगर देखा जाए, प्लास्टिक पिछले 70 सालों में बिकॉज कन्वीनियंस के कारण इस स्तर तक पहुंच गया है कि हम उसके बिना आज के डेट में रह नहीं सकते हैं, हम सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी कुछ ज़्यादा, क्योंकि वो ईजी वो उसका वो कैरी करना है सब कुछ, तो लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग में हमें कमी। हमें करना क्या है, हमें करना वही है। R3 का कॉन्सेप्ट यहाँ सबको पता होगा, बच्चों को भी पता है कि किस तरह से हम रेस्ट्रिक्ट करें, किस तरह से रेस्ट्रिक्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो रीयूज करें, और किस तरह से रीयूज भी नहीं कर रहे हैं तो रीसाइकिल करके फिर से उसको रीयूज करने के लिए हम उसका प्रयोग करें। हम इसके लिए मैं पॉल्यूशन कंट्रोल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के उपस्थिति में हम लोगों ने कई सारे कार्यक्रम वहाँ PCB के माध्यम से चलाए, और उसमें इतनी अच्छी चीज़ें आई हैं, क्योंकि आज के डेट में ये कन्वीनियंट है, और कन्वीनियंट है, सस्ता है। जो 70 सालों के पहले जिसका जो इजाद हुआ और आज के डेट में, आज 60 साल 70 साल में जो इजाद हुआ और इतना उसका प्रयोग बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं मैं अपने स्टार्टअप के ये प्रतिनिधियों से, उद्योग के प्रतिनिधियों से, साइंटिस्ट से, शिक्षाविदों से
ये अपील करता हूं, ये आह्वान करता हूं कि किस तरह से वो हम इसका एक सब्स्टिट्यूट और जो कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, तभी हम सिंगल यूज प्लास्टिक को हम इसको रोक सकते हैं, इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे लगभग फ्लोटिंग पॉपुलेशन अगर स्टेट में देखें तो 5 से 7 करोड़ लोग आते हैं। 5 से 7 करोड़। मैं एक डीएम हरिद्वार भी रहा हूँ, देखता हूँ जैसे कई सारे मेला होते हैं और उसके बाद एक गंदगी का अंबार, जिसमें सबसे बड़ा रोल सिंगल यूज प्लास्टिक का होता है कि उसको किस तरह से निस्तारित किया जाए। सफाई अभियान चलाए जाते हैं, आगे भी चलाए जाते रहेंगे, लेकिन ये हमारे लिए न केवल चुनौती है, ये हमारी भविष्य के जो पीढ़ी आने वाली है उसके लिए एक सबसे बड़ी चुनौती उभर के आ रही है। और यही वजह है कि हमें एक संतुलन बनाना है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन होना चाहिए। अगर वो संतुलन नहीं है तो कहीं ना कहीं हम क्षितिजल पावक गगन समीरा जिससे धरा है, जिससे बनी है, जिसमें हम रहते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पॉलिसीज नहीं बनाई है या पॉलिसी पे हम काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल पॉलिसी बनाने से हम इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, हम इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। जैसा कि बताया गया कि हमारे पास डिपॉजिट रिफंड सिस्टम ऑलमोस्ट पॉलिसी तैयार है। हम पायलट बेसिस पे केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी पिछले 2-3 सालों से चला रहे हैं। आगे इसके ये भी कहना चाहूँगा कि एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कहीं ना कहीं उद्योग जगत को इसमें सोचना पड़ेगा कि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो लोगों तक पहुँच रहा है, उसमें जो प्लास्टिक का यूज हो रहा है उसको किस तरह से मिनिमाइज करें। यूरोपियन कंट्रीज में मैंने देखा है कि धीरे धीरे उन्होंने ऐसे चीज़ों पे स्विच ओवर कर लिया है सर, ऐसी चीज़ों पे स्विच ओवर कर लिया है कि उसका सोर्स ही सिंगल यूज प्लास्टिक ना हो। हमें भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों पे करना होगा। हमारे पास पीनल व्यवस्था भी है, हम पेनलाइज भी करते हैं कि अगर इस तरह का प्रयोग और गंदगी अगर रहती है। लेकिन मैंने फिर से वही कहा कि इस अवसर पर आज बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन ये कार्यशाला है। और इस कार्यशाला में सच में आप सबके बीच में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ भाइयों बहनों कि ये केवल एक आयोजन कार्यशाला का नहीं है, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हम किस प्रकार का परिवेश देना चाहते हैं, उनको कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं, उनको स्वस्थ, सुरक्षित और हरित भविष्य उनका देने का एक सामूहिक संकल्प लेने का भी ये आज की कार्यशाला है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर इस विषय का चयन सच में अपने आप में बहुत सार्थक है, क्योंकि बाघ केवल एक वन्य जीव नहीं है, बल्कि हमारी समृद्ध जैव विविधता और संतुलित जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका प्रतीक है। और जहाँ भी बाघ होते हैं उस जंगल में सब कुछ होता है। क्योंकि मुझे इसका बचपन से जंगल के पास रहकर उसको देखने का सौभाग्य मिला है। अभी मैं आरजू खुराना जी को बता रहा था कि जो है जब इन्होंने मैं दूसरे नंबर का जब बाघ पूछ रहा था ये कहाँ का है, तो इन्होंने कहा सुरई रेंज का है। सुरई का, तो सुरई रेंज कहाँ है? सुरई रेंज है बिल्कुल नेपाल बॉर्डर से लगी हुई है। उधर पूरा पीलीभीत और लखीमपुर का जो हमारा दूसरा वाला है, क्या बोलते हैं उसको, वो जो बड़ा है दुधवा नेशनल, हाँ दुधवा नेशनल पार्क, तो उससे लगा हुआ पूरा क्षेत्र है और वही पीलीभीत से लगा हुआ बॉर्डर भी है। तो वहाँ पर 3 रेंज हैं, एक सुरई रेंज है, किलपुरा रेंज है और साथ में खटीमा रेंज है। और इन तीनों रेंजों के बीच में तीनों चारों तरफ से जंगल है हरिन जी, उसके बीच में हमारा भी घर है। तो हम भी इनके जैसे ही हैं, इनके साथ साथ रहे हैं। तो बहुत रास्ते में अक्सर बाघ आ जाते हैं, अक्सर वहाँ पर जो है पानी पीने आ जाते हैं। बीच में नदी है, नहर है, तो देखा है हमने, क्योंकि वो चारों तरफ वनों से आच्छादित क्षेत्र है, नदियों से आच्छादित क्षेत्र है। तो सच में आज का दिन जो है ये हमारे लिए बहुत विशेष दिन है।
यदि हमारे जो जंगल हैं वो सुरक्षित रहेंगे तो सच में पूरी पारिस्थितिकी, पूरी इकोलॉजी वहाँ की समृद्ध होगी। और जब पूरी इकोलॉजी समृद्ध होगी तो बाघ भी स्वयं जो है वहाँ पर सुरक्षित होंगे। और जब बाघ सुरक्षित रहेंगे तो ये मानिए कि पूरी प्रकृति और जो है उसका संतुलन भी सुरक्षित रहेगा, जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इकोलॉजी को हम छोड़ दें, केवल इकोनॉमी की तरफ चले जाएं। तो आने वाले समय के लिए ये बहुत बड़ा हमारा खतरा होगा। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रकृति को केवल दोहन का माध्यम नहीं माना गया है, केवल संसाधन नहीं है, बल्कि उसको माँ का स्वरूप दिया गया है। और इसीलिए अभी सुधांशु जी ने कहा कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, ये पृथ्वी हमारी माता है और हम सब उसके पुत्र हैं। इस प्रकार से हमें पृथ्वी के प्रति अपना जो दायित्व है वो समझना चाहिए। और इसीलिए भारत को प्रकृति के साथ सहअस्तित्व का मार्ग दिखाने का काम हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे तपस्या करने वाले लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने हमको ये मार्ग दिखाया है। और ये पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए कोई नया विचार नहीं है, बल्कि ये हमारी जो सनातन की जीवन शैली है उस जीवन शैली का अभिन्न अंग रहा है। और यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो हमारा प्रदेश अपनी समृद्ध जो वन्य जीव संपदा है, जैव विविधता है, उसके लिए पूरे देश में एक विशेष स्थान रखता है। अब देखिए हमारे यहाँ लगभग 70% से ज़्यादा भूभाग हमारा फॉरेस्ट है। 70 है सुधांशु जी, 71 है? 70% से अधिक भूभाग हमारा फॉरेस्ट का है। गंगा, यमुना, सरयू, ऐसी अनेक, काली, अनेक नदियां 12 मास सदा नीरा नदियां हमारे यहाँ पर, जो सभी को जल और जीवन देने का काम करती हैं। हिम ग्लेशियर हैं पूरा, देखिए आप जिस तरफ देखेंगे चारों तरफ हमारे जितने भी पर्वत शिखर हैं सब पर हिम के बड़े बड़े ग्लेशियर हैं। और मुनस्यारी का जो हमारा मिलम का ग्लेशियर है, वो मिलम का ग्लेशियर तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। शायद अधिकांश लोगों को जानकारी होगी, अगर नहीं है तो मैं ये छोटी सी जानकारी आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में प्रकृति के द्वारा बहुत बड़ा हमको आशीर्वाद भी है। प्रकृति की धरोहर है जो हमको मिली हुई है। इसलिए मुझसे कई बार लोग जब पूछते हैं कि आपके यहाँ कितने डेस्टिनेशन हैं, तो मैं हमेशा उनसे कहता हूँ कि अगर आप नाम लेंगे तो आप कुछ डेस्टिनेशन की बात करेंगे जो हम सभी करते हैं। जैसे एक डेस्टिनेशन पर यहाँ पर हम लोग हैं अभी, देहरादून भी एक डेस्टिनेशन है ना दुनिया और देश की नज़र में, बड़ा डेस्टिनेशन है। लेकिन ऐसे हमारे पास 50-100 डेस्टिनेशन और हैं, लेकिन हम 50-100 की बात नहीं मैं करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप उत्तराखंड में जिस जगह पर चले जाएंगे वही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा, आपको लगेगा कि एक नया डेस्टिनेशन है। इतना हमारे पास प्रकृति की धरोहर है। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड भारत के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जहाँ पर बाघों की संख्या में अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। बल्कि हम ये भी सोच रहे हैं कि कुछ लोग हमसे अगर बाघ की बात करें तो हम उनको बाघ जो है गिफ्ट में भी दे देंगे यहाँ से। क्यों? अभी हमने वाइल्ड लाइफ बोर्ड में अभी चर्चा करी थी इसकी, क्यों नहीं ना जी? अगर कोई रास्ता हो तो इसका हम करेंगे वहाँ, क्योंकि हमारी जितना हमारा वन क्षेत्र है उस क्षेत्र से कहीं ज़्यादा आबादी हमारी हो गई है। आज कॉर्बेट नेशनल हो, राजाजी नेशनल पार्क हो, यहाँ के हमारे जंगल इस बात के प्रमाण है कि उत्तराखंड के लोगों ने प्रकृति और वन्य जीवों के साथ सदियों से एक सामंजस्यपूर्ण जीवन को जिया है।
लेकिन आज जब हम बाघ संरक्षण की बात करते हैं तो हमें उन खतरों को भी समझना होगा जो धीरे धीरे हमारी प्राकृतिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा ही एक गंभीर खतरा है। हम सभी जानते हैं प्लास्टिक वर्षों तक प्रकृति में बना रहता है, हमारी नदियों को प्रदूषित करने के साथ साथ मिट्टी को, उसकी जो उर्वरा क्षमता है उसको प्रभावित करता है, जल स्रोतों को अवरुद्ध करता है, वन्य जीवों के लिए तो घातक होता ही है। और वन क्षेत्रों में छोड़ा गया प्लास्टिक अनेक बार जो हमारे जंगली जानवर हैं उनके भोजन में मिल जाता है, जिसके बड़े उनके स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ते हैं। और जंगली जानवर ही नहीं, जो हमारे घरों के भी जो गाय हैं, भैंस है, बकरी है या कुछ अन्य जो भी हैं, उनको भी बड़ा नुकसान होता है अगर वो जाने अनजाने में उसको खा लेते हैं। तो इसलिए यदि हमें अपने जानवरों को, जंगलों को, नदियों को सुरक्षित रखना है तो हमें ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसके विरुद्ध एक निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी।